हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स ऑफ बायंसी के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, सो माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनेकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बच्चों देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा लॉ है। आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा था कि जब भी किसी लिक्विड में, सपोज ये कोई लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड, ठीक, इस लिक्विड में हम कोई ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के लिए एक बात उसमें बोला गया है, कैसा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन सॉल्युबल एंड नॉन रिएक्टिव, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि लिक्विड के साथ रिएक्ट कर जाए और उसमें जाकर के सॉल्युबल हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नॉन सॉल्युबल और नॉन रिएक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए बात बताया गया है। तो क्या इन्होंने बताया कि जब भी किसी नॉन रिएक्टिव नॉन सॉल्युबल ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक, तो डुबाने से उसका जो वेट होता है, एपरेंट वेट यानी वेट इन एयर, एपरेंट वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो वेट थोड़ा सा कम महसूस होने लगता है, ऑब्जेक्ट को अपना वेट कम महसूस होने लगता है, ठीक। ऐसा ये क्यों होता है, समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। क्या हो रहा है कि जब भी सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हमने हैंग कर दिया, तो कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी इस पर mg फोर्स एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसका जो टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग में, यहां जो टेंशन डेवलप होगा, that tension will balance the mg and tension will be equal to the mg here। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को अब नीचे एक लिक्विड में धीरे धीरे उतारा जाए, सपोज करिए यहाँ पर एक लिक्विड है और उस लिक्विड में इसको हमने डिप करना शुरू कर दिया। जब आप लिक्विड में डिप करेंगे तो आपने पहले ही पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि जब भी किसी बॉडी को हम लोग लिक्विड में डिप करते हैं तो वो लिक्विड उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स एक्सर्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बॉयंसी। यानी इस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा और जितना फोर्स इस पर लगाएंगे टेंशन की वैल्यू उतनी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, यानी ये स्ट्रिंग लूज होता चला जाएगा, टेंशन घटता चला जाएगा। तो इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी जो टेंशन की वैल्यू है, वो mg से थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितना ये लिक्विड इस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लगाएगा, और वही टेंशन मेजर करता है उसके वेट को, जो कि एपरेंट वेट कहलाता है। यानी क्या हुआ कि जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में डिप करते हैं या इमर्स करते हैं तो बॉडी के एपरेंट वेट में कुछ कमी महसूस होती है, और वो जो कमी होती है, वो जो लॉस होता है, दैट लॉस इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ बॉयंसी। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ non-reactive and non-soluble object is immersed in a liquid, then the body loses some of its apparent weight, body loses some of its apparent weight, which is equal to क्या, फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होता है, और वो फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितनी लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के बराबर। तो ये भी कह सकते हैं कि दैट लॉस इज इक्वल टू व्हाट, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ठीक, यानी जब ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में डिप करेंगे तो वो
कितना वेट फील करेगा। देखिए वेट इन वाटर विल बी इक्वल टू हाउ मच, वेट इन एयर माइनस कितना कम हो जाएगा, जितना इसका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, ठीक है। तो वेट इन एयर माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये हो जाएगा। क्लियर हो रही है। तो ये आप चाहे तो इसको ऐसे लिखिए, या फिर मैं इसको बिठा देता हूं थोड़ा सा, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, वेट इन वाटर इक्वल टू वेट इन एयर माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होगा, वी रो जी की जगह पे VIM इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो क्या ये, दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, एंड वेट इन वाटर दिस इज कॉल्ड द अपरेंट वेट, इसको आप बोलते हैं अपरेंट वेट। क्लियर है बच्चों। अच्छा, जितना ज्यादा डीप करेंगे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वेट में उतना बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है, उतना लॉस होता चला जाएगा। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे भी सिंपल है, ये बात आप समझ रहे हैं कि जब बॉडी को लिक्विड में डिप करेंगे तो जितना अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा उसके ऊपर, उतना वेट में लॉस हो जाएगा। क्लियर है। दिस इज द फोर्स ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें दो बातें और भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, बेसिकली दिस इज द लॉस इन अपरेंट वेट, है ना, लॉस इन अपरेंट वेट। अब चलिए, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने जो भी पढ़ा वेट इन वाटर, इसके आधार पर रिलेटिव डेंसिटी को नए तरीके से डिफाइन किया जाए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड देखा जाए, ऑफ अ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू पढ़ा था क्या, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, ये पढ़ा था हम लोगों ने पहले। या वहां पे लिखा हुआ था हमने क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बता था रो एस और ये बता था रो वाटर, है ना। इसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते थे ऑब्जेक्ट का। इसके पास अपनी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक नए तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, देखिए, जिस सॉलिड का अगर आप रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हैं, हम उस सॉलिड के लिए लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट when solid is completely immersed in water। ये डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया यहां पे, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। क्लियर है। देखिए देखा जाए कैसे, इससे अगर हम लोग ये वाला फॉर्म ला देते हैं तो सही हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या कह रहा है, वेट इन एयर बाय लॉस ऑफ वेट व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। तो लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। सॉल्व करिए इसको, वेट इन एयर कितना होगा, मास इंटू जी हो जाएगा, ठीक। मास की जगह पे क्या लिखेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम इंटू रो ऑफ सॉलिड। फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड
कंप्लीटली इमर्स करने पर टोटल वॉल्यूम ही वॉल्यूम इमर्स बनेगा, V रो ऑफ लिक्विड इंटू G। रो ऑफ लिक्विड कौन सा लिक्विड है, वाटर है, तो यहां पर रो ऑफ वाटर बनेगा। V कैंसिल हो गया, G कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आ गया, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। आगे यहां से तो रो एस बाई रो डब्ल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। ये बात भी क्लियर होगी, हालांकि रिलेटिव डेंसिटी के बारे में इन डिटेल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब तैरने का नियम, तैरने का नियम। इस तरीके से कोई भी बॉडी लिक्विड में तैरती है, ठीक है ना। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सपोज करो बच्चों ये हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम जो है कैपिटल V है, कैपिटल V, क्लियर। और इतना पार्ट इसका इसमें क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी जो है वो रो एस है, और जो ये लिक्विड है, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट को डिप किया गया है, उस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, क्लियर है। इमर्स्ड पार्ट इसका, इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम ले लिया जाए VIM, क्लियर है, दिस इज VIM। अब क्या हो रहा होगा, इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, VIM को थोड़ा साइड में करने लिखूं मैं, VIM। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इसका खुद का वेट नहीं, कौन सा, mg, ग्रेविटी। और एक इस बॉडी पर फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, FB, ठीक है। अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है, यहां पे रुकी हुई है, तो रुकी हुई होगी तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और नेट फोर्स 0 होने के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड जितना फोर्स होगा उतना ही वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगा। यानी फॉर द फ्लोटेशन, फॉर द फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के लिए क्या जरूरी है, F buoyancy will be should be equal to mg। जितना अपवर्ड होगा उतना डाउनवर्ड होगा। FB की वैल्यू क्या हो जाती है, VIM into rho of liquid into G, that will be equals to mg। सॉलिड का टोटल मास m into G, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू G। अब यहां से G कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से। अब आप क्या करो, कैपिटल V को इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, VIM डिवाइडेड बाई कैपिटल V इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई रो ऑफ लिक्विड। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है आपका, ये है इमर्स्ड वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम है ना। और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। रो एस आप जानते हैं, रो ऑफ सॉलिड एंड रो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। यानी अगर कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है, उस केस में ये फॉर्मूला है ना, एग्जिस्ट करेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। यानी एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी बॉडी की टोटल वॉल्यूम दी गई हो, उस बॉडी का डेंसिटी दिया गया हो, जिस लिक्विड में हम उसको डाल रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी दी गई हो, और कहा जाए कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करते समय इसका कितना परसेंटेज पार्ट इमर्ज हो रहा है लिक्विड में, ये बताइए। यानी VIM की वैल्यू पूछी जा रही है परसेंट के फॉर्म में, तो VIM बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100 करके परसेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से यूज करेंगे। इसमें कुछ केसेस हम देखते हैं। एक केस यूज किया जाए, केस नंबर 1 कह रहा है कि इफ रो ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ सॉलिड इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड। अगर रो एस छोटा है, रो एस रो एल से छोटा है, रो एस छोटा है रो एल से, यानी न्यूमरेटर छोटा हो गया ना, तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो ये जो वैल्यू आएगी 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटे आने का मतलब इसकी वैल्यू, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी VIM बाई V लेस देन 1 होगा।
मल्टीप्लाई इधर करोगे तो वी आई एम लेस देन वी हो जाएगा। तो क्या मिला आपको यहां पर, देन क्या वी आई एम लेस देन वी, यानी इमर्स्ड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। इमर्स्ड वॉल्यूम इज लेस देन टोटल वॉल्यूम, मतलब साफ है, क्लियर है कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो थोड़ा सा डूब करके तैरता रहेगा, इमर्स थोड़ा सा इमर्ज होकर के तैरता रहेगा। इसका मतलब हम लिख देते हैं, हेंस बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट विथ पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली इमर्शन, ठीक है, थोड़ा सा डूब करके तैरती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिया जाए, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या, इफ रो ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू रो एल, ठीक है। तो इस वाले केस का ही फोटो हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा सा डूब करके तैरना है। इफ रो एस इक्वल टू रो एल देन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, v से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, वी आई एम इक्वल टू ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब रोएस और रोएल बराबर होंगे, दोनों अगर सेम होंगे, ठीक है ना, तो पूरा डूब करके तैरेगा, पूरा डूब करके तैरेगा, यानी पूरा वॉल्यूम उसका डूब जाएगा। इमर्ज वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। सो इमर्ज वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मीन्स बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट with complete immersion, complete immersion, ठीक है बच्चों। कैसा, इसका फोटो अगर बनाना चाहो तो कैसा बनेगा फोटो, ये सेकंड वाले के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर ये लिक्विड यहां तक है, ये आपका बॉटम पार्ट है, तो ये पूरा बॉडी पूरी तरीके से डूब करके तैरेगी लिक्विड के अंदर, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। और यहां पर mg को बैलेंस कर रहा होगा कौन, mg को बैलेंस कर रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पूरी डूब करके तैरती रहेगी, ठीक है। लास्ट थर्ड कंडीशन यहां पर देखा जाए, क्या भाई, इफ रो इज ग्रेटर देन रो एल, रो एस ग्रेटर देन रो एल, इन दैट केस रो एस अगर रो एल से बड़ा हो जाती है, वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 होते ही आपको क्या मिलेगा कि वी आई एम ग्रेटर देन वी, यानी इमर्ज वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से ज्यादा। क्या कभी भी इमर्ज वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर उसकी पूरी वॉल्यूम जब डूब जा रही है, तब भी जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यानी वो फाइनली क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा इस केस में, ठीक। यानी बेसिकली ये तो आप कहां से निकाल लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। यानी ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लोट करे तो इमर्स्ड वॉल्यूम उसकी एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। हेंस बॉडी विल सिंक, सिंक का मतलब क्या हो जाएगा, डूब जाएगी बॉडी एकदम। जैसे ये है आपका सरफेस हो गया, ये लिक्विड हो गई, ठीक है, वो नीचे जाकर के ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से डूब जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बात ये सब कुछ क्लियर हो गया। एक बात और भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं, इसका यूज आएगा। अगर कोई भी बॉडी इसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है, देखिए आप इस पिक्चर में, अगर ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो तैरने का मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ लगने वाला वेट, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ बायंसी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दो, बराबर है मतलब क्या हो रहा है, अगर फ्लोट कर रहा है तो इतने वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स ऑफ बायंसी इसके वेट के बराबर है, ठीक।
यानी अपने वेट के बराबर, फोर्स ऑफ बायंसी बराबर mg के, यानी फोर्स ऑफ बायंसी होता क्या है? फोर्स ऑफ बायंसी होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी इतनी लिक्विड का वेट पूरी बॉडी के वेट के बराबर है। ठीक है, फ्लोट करती हुई बॉडी, तैरती हुई बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है? अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करती है, अपने वेट के बराबर। ये बॉडी सिंक कर गई, क्यों भाई? क्योंकि यह लिक्विड अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ये बॉडी अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया, अपने वेट से कम लिक्विड डिस्प्लेस कर पा रहा था, ये सिंक कर गया। इन बातों को क्लियरली ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं। कोई भी डूबी हुई ऑब्जेक्ट जब डूब जाती है, जो सिंक कर जाती है, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है? अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करती है। डूबी हुई ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर जितना दूर वो जगह लेती है उतनी दूर के लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। और तैरती हुई बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है? तैरती हुई जितना पार्ट डूबा हुआ है उस डूबे हुए पार्ट के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी अच्छा, वो उस बॉडी के वेट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। ये कोई कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में यहां तक लिक्विड फिल्ड है। दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर एक और दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इसकी डेंसिटी है सिग्मा, और जो लिक्विड है लिक्विड की डेंसिटी है रो। ठीक, जब ये दोनों है एक के ऊपर एक रखा हुआ तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो ये जो हाइट है ये है कैपिटल H। ठीक है, और ये बड़े बड़े ब्लॉक का कितना पार्ट इसमें डूबा हुआ है? ये डूबा हुआ है Y। क्लियर है? सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दोनों की दोनों ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस बॉडी को उठा करके लिक्विड में थ्रो कर दिया जाए, लिक्विड में थ्रो कर दिया जाए, देन व्हाट अबाउट Y एंड H? Y पर क्या फर्क पड़ेगा और H पर क्या फर्क पड़ेगा? व्हेन अपर ब्लॉक is thrown in water, then what about Y and H? Y और H पर क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चा समझा जाए इस क्वेश्चन को। क्या है कि जब आप इसको इस पर से थ्रो कर देंगे, या पहले जब इसके ऊपर था सपोज करिए, ये दोनों का आपस में वेट कंबाइन हो रहा है। कंबाइंड वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बैलेंस करने के लिए क्या हुआ? फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा होगा। तो यहां जो फोर्स ऑफ बायंसी है कंबाइंड वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक, जब इसको इसमें डिप कर देंगे, ये इसमें चला जाएगा, तो इसका खुद का जो वेट है वो कम हो गया। तो खुद का वेट जब कम हो गया, वो फोर्स ऑफ बायंसी ज्यादा थी, तो ये इसको ऊपर लेके चला जाएगा। ऊपर लेके चला जाएगा तो वाई क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी अब ये कम वेट का हो गया, और कम वेट का होगा तो थोड़ा ही डूब करके तैरेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी वाई की वैल्यू सीधी सीधी बात है डिक्रीज कर जाएगी। तो वाई तो डिक्रीज करना ही करना है हर केस में, चाहे इसकी डेंसिटी इसके रिलेटिव में कुछ भी हो। यानी जब भी इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे इस वाले कंटेनर में, तो ये वाई डिक्रीज करना ही करना है। बस अब हमको देखना है कैपिटल H के बारे में। क्लियर है? मैं केसेस ले रहा हूं। केस 1, इफ सिग्मा लेस देन रो,
इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है। ध्यान देना, दोनों अभी तैर रहे थे, दोनों के दोनों तैर रहे थे लिक्विड के ऊपर, तो तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपने वेट के बराबर। कोई भी फ्लोट करती हुई बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है, अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो ये फ्लोट कर रहे हैं, तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड को। थ्रो कर दिया गया, थ्रो करने के बाद क्या होगा, इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, अभी भी तैरेगा वो, अभी वो डूबने वाला नहीं है, अभी भी वो फ्लोट ही करेगा। तो पहले भी फ्लोट कर रहा था और अभी भी फ्लोट कर रहा है। तो पहले भी अपने वेट के बराबर हटा रहा था और अभी भी अपने वेट के बराबर हटा रहा होगा। इसका नाम देता हूं एम। एम स्टिल फ्लोट, स्टिल फ्लोट, अभी भी फ्लोट कर रहा है। अगर अभी भी फ्लोट कर रहा है यानी अभी भी अपने वेट के बराबर लिक्विड हटा रहा होगा, और ये तो फ्लोट कर ही रहा है, तो ये भी अपने वेट के बराबर हटा रहा है। तो दोनों पहले अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे थे, अभी भी दोनों अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, ठीक। तो दोनों के द्वारा मिलाकर के टोटल जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रही थी, ठीक, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो कैपिटल एच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल एच अभी भी वही रहेगा। तो एच विल रिमेन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट रहेगा और वाई डिक्रीज करेगा। ये पहला केस था। सेकेंड केस देखिए क्या होगा भाई। दूसरे केस में सिग्मा इक्वल टू रो, सिग्मा इक्वल टू रो, तो अभी भी वो तैरेगा, अभी भी तैरता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डूबने वाला नहीं है, क्योंकि सिग्मा और रो बराबर है। तो हाँ, डिफरेंस क्या है कि पूरा डूब करके तैरेगा। तो एम स्टिल फ्लोट, अभी भी तैरेगा, और अगर अभी भी तैरेगा तो दोनों अपने वेट के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। तो जितना लिक्विड दोनों मिलकर पहले डिस्प्लेस कर रहे थे अभी भी डिस्प्लेस करेंगे। तो एच विल रिमेन कांस्टेंट, अभी भी एच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वाई डिक्रीज करेगा। थर्ड केस, सिग्मा ग्रेटर देन रो, सिग्मा रो से ज्यादा है। अब देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो जब इसको थ्रो करोगे तो क्या कर जाएगा, इसमें सिंक कर जाएगा, जाके डूब जाएगा। पहले क्यों नहीं डूब रहा था, ज्यादा डेंसिटी होते हुए पहले क्यों नहीं डूब रहा था, क्योंकि ये एक ऐसे बहुत ही कम डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया। जैसे आप देख सकते हैं, पानी के ऊपर कोई पत्ता रख दीजिए और पत्ते के ऊपर एक कील रख दीजिए, वो कील उस पत्ते के ऊपर तैरती रहती है। बात समझ आ रहा है, इस तरीके से। तो सिग्मा ग्रेटर देन रो आ गया तो ये बॉडी इसमें सिंक कर जाएगी। सिंक करने के बाद ठीक, वो कितनी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अपने वॉल्यूम के बराबर। पहले कितनी डिस्प्लेस कर रही थी, अपने वेट के बराबर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पहले वेट के बराबर हटा रहा था, लिक्विड से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। वो पहले अपने वेट के बराबर हटा रहा था, अब केवल वॉल्यूम के बराबर हटा रहा है। वो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लो कि आपके पास 1 किलोग्राम है वेट, 1 किलोग्राम का वेट है जो कि पहले से रहा था, तो कितना पानी हटा रहा होगा, 1 किलोग्राम का पानी हटा रहा होगा, 1 किलोग्राम का पानी हटा रहा होगा। जब उसको थ्रो किया गया इसमें, तो वो किलोग्राम तो आके डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिंक करने के बाद वो कितना पानी हटाएगा, क्या अभी भी 1 किलोग्राम पानी हटाएगा, क्या 1 किलोग्राम पानी नहीं हटाएगा। कितना हटाएगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतनी दूर का पानी सिर्फ हटाएगा वो, और केवल उतनी दूर का जो पानी होगा, यानी वो बहुत कम जगह का वाटर, उतना वाटर वो 250 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास ही होगा। यानी पहले से अब कम वाटर को वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। पहले ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा था, अब कम डिस्प्लेस, ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा था तो लिक्विड ये डूबने की कोशिश कर, तो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करने से ये हाइट बढ़ गई थी। अब वो कम लिक्विड ही डिस्प्लेस करेगा तो हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहां पर एच क्या करेगा, पहली बात मैं बता दूं कि बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक, बॉडी सिंक कर जाएगी। तो क्या करेगा यहां पर, एच की वैल्यू यहां डिक्रीज करेगी और वाई की तो हर एक केस को डिक्रीज करेगी। मैं उतना नहीं बता चुका हूं। तो ये एक तरीका हो गया आपको ये चीज सीखने का। तो समझ गए आप ये सारा बात। चलिए, तो यहां पर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को बेसिकली अप्लाई किया।
चलिए बच्चों, इसका बाद एक और क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपके सामने कि सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में ये कोई आइस क्यूब है, आइस क्यूब जो कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। इसमें पानी पूरा पूरा भरा हुआ है यहां तक, है ना, ये पूरा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज द आइस। और ये जो पार्ट इसका डूबा हुआ है, ये वाला डूबा हुआ पार्ट, इसका वैल्यू मैंने मान लिया VIM। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट कर जाए, आप देख रहे हो ना कि इतना दूर तो ऑलरेडी ये भरा हुआ है, ये पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो मेल्ट करने पर लिक्विड ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? चलो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वक्त चूंकि ये हैंग कर रहा है, हैंग करने का मतलब ये फ्लोट कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट होगा इस पर लगने वाले फोर्स ऑफ बाउंसी के बराबर होगा। तो इसका वेट कितना होगा? वेट ऑफ आइस इक्वल टू फोर्स ऑफ बाउंसी लिखा जाए, है ना, बिफोर मेल्टिंग में बात कर रहा हूं। तो वेट ऑफ आइस कितना होगा? इसका mg लिख दो बस, mg, ठीक है ना, इक्वल टू फोर्स ऑफ बाउंसी। फोर्स ऑफ बाउंसी कितना होगा? VIM इंटू रो ऑफ व्हाट? आइस इंटू जी। VIM की वैल्यू कितनी है देखा जाए, जी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। VIM इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय रो ऑफ। ये इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम है, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम है, इतने दूर का वॉल्यूम है। ठीक है, इमर्स्ड पार्ट का ये वॉल्यूम है। अब मैं एक काम करता हूं, आफ्टर मेल्टिंग, अब बात की जाए आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद जब ये आइस मेल्ट करेगा तो मेल्ट करने के बाद वाटर बनेगा। वो वाटर कितने वेट का बनेगा या कितने मास का बनेगा? अगर 2 ग्राम का आइस क्यूब है तो मेल्ट होने के बाद उसका मास अभी भी 2 ग्राम ही होगा। मेल्ट होने के बाद उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, बट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मास ऑफ आइस बिफोर मेल्टिंग इक्वल टू मास ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग। ठीक, तो मास ऑफ आइस इक्वल टू मास ऑफ वाटर। जो वाटर बनेगा उसका मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कितने वॉल्यूम का बनेगा? मान लो V डैश वॉल्यूम का बनेगा वाटर, तो V डैश इंटू क्या? रो ऑफ वाटर। और ये क्या है? मास ऑफ आइस। ये है मास ऑफ आइस, M। क्लियर ना? V डैश इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज देखिए थोड़ा ध्यान से चेक करते हैं कितना था। वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस इक्वल टू फोर्स ऑफ बाउंसी। वेट ऑफ आइस इक्वल टू फोर्स, वेट ऑफ आइस हो गया मास ऑफ आइस इंटू जी इक्वल टू फोर्स ऑफ बाउंसी कितना था? V रो जी, V वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड। यहां गलत हुआ है, ये रो ऑफ आइस नहीं होगा, रो ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की जगह कौन है? यहाँ पे वाटर है ना, तो रो ऑफ वाटर रहेगा इंटू जी। ठीक है ना, V रो जी में ध्यान में रखेंगे, रो ऑफ लिक्विड होता है। तो यहाँ पे M इक्वल टू कितना आ गया? आप इस तरीके से इसको बना दीजिए, मास इक्वल टू कितना आया? VIM इंटू रो वाटर। इसको बॉक्स में रखिए। अब यहां पर देखिए क्या हमने पाया, क्या? M इक्वल टू V डैश इंटू रो डब्ल्यू। V डैश क्या है? मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनेगा उस वाटर का वॉल्यूम है। M की जगह पे ले आकर के इसे पुट कर दीजिए, VIM इंटू रो डब्ल्यू इक्वल टू V डैश इंटू रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो VIM इक्वल टू क्या आ गया? V डैश। यानी मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनेगा,
मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसका वॉल्यूम इमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी इतने वॉल्यूम का बनेगा। यानी अगर ये पूरा आइस मेल्ट करेगा तो मेल्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा। यानी जितना पार्ट वो इमर्ज था उतने ही वॉल्यूम में समा जाएगा, वो पूरा उतने ही वॉल्यूम में समा जाएगा, यानी बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा और इसका खुद का लेवल भी डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, यानी लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो ओवरफ्लो होगा ना ही लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक, सिर्फ उतने ही वॉल्यूम में वो अपने आप को मैनेज करेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस टॉपिक को छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या चीज, एक टर्म आएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी बच्चों, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है। सपोज करिए ये कोई लिक्विड सरफेस है और आपने कोई ऑब्जेक्ट यहां डिप किया हुआ है इस तरीके से। इसका ये पार्ट, इतना पार्ट आपका डूबा हुआ है इसमें लिक्विड में। ये जो डूबा हुआ पार्ट है, ठीक, इस पार्ट पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा होगा, चारों तरफ से ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना। जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया वो इस शेप का लिक्विड डिस्प्लेस किया। इस शेप के इतने लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बॉयंसी। यानी इस शेप का लिक्विड अगर लिया जाए, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बॉयंसी। और उसी पॉइंट पर हम अज्यूम करते हैं कि नेट फोर्स ऑफ बॉयंसी उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। दिस इज द एफ बी। क्लियर हो रहा है, दिस इज द एफ बी। क्लियर। अब इससे क्या फायदा होगा, आगे अगर आपको कहीं पर एग्जांपल में मिलता है कि मान लीजिए कोई लिक्विड सरफेस है, ठीक, यहां से कोई हिंज किया गया है, एक रॉड यहां से ऐसे डूबा हुआ है इसके ऊपर, ठीक, ऐसे यहां हिंज है, डूब के तैरते रहता है। तो अगर इस पर अगर फोर्सेस दिखाने होंगे तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ पर फोर्स ऑफ बॉयंसी कहां दिखाएंगे, तो इस इतने लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, ठीक इसके बीच में पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम दिखाएंगे क्या, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ग्रेविटी कहां पर अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो पूरे रॉड का जो लेंथ होगा उसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दिखाएंगे mg। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गई। समझ में आ रहा है आपको सारी बातें। तो ये चीजें, इन सब चीजों में इसका यूज आएगा। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है बच्चों, ये इतना हो गया। ये सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी। एक टॉपिक और मैं कभी और इसका वीडियो बना दूंगा आपको, हालांकि उस पर एडवांस में ही प्रॉब्लम बनेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड इनर लिक्विड और मेटा सेंटर्स के बारे में। बट बिफोर दैट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के, जिससे हम सीख सकें कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में। अब ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स इस पार्ट के खत्म हो गए, ठीक। फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व कराने के बाद आपको नए लेक्चर में, मतलब नए टॉपिक में फ्लूइड डायनेमिक्स में लेकर के चलेंगे। टिल देन बच्चों आप लोग अपना इस पूरे पेपर को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करके हम लोग अगले सेक्शन को देखेंगे। तब तक आप इंतजार करिए, पढ़ते रहिए। ओके देन, ऑल द बेस्ट।